Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. आज हमारे चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड इन प्लांट। स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था पॉलिनेशन, उसकी टाइप्स और फ्लावर्स में अडेप्टेशन। पॉलिनेशन हमने पढ़ा था कि इसमें एंथर से जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर ट्रांसफर होते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है। इसके अलावा हमने पॉलिनेशन की दो टाइप्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन शामिल है। सेल्फ पॉलिनेशन में हमने पढ़ा था कि पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा के ऊपर उसी फूल पर या उसी पौधे के दूसरे फूल पर, यानी कि यहाँ पे एक ही प्लांट मौजूद है, उस एक प्लांट पे अगर एक फूल मौजूद है तो उसी फूल के एंथर से उसी फूल के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स का गिरना। और दूसरी पॉसिबिलिटी सेल्फ पॉलिनेशन में ये है कि एक ही प्लांट पे दो फूल है तो एक फूल के एंथर से दूसरे फूल के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स का गिरना। इसमें हमारे पास कुछ सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट्स की एग्जाम्पल थी, जिसमें पीनट, स्वीट, एप्रिकॉट, राइस और टोमेटोज वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा सेकेंड टाइप जो हमने डिस्कस की थी वो थी क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में एक पौधे के एंथर से पोलन ग्रेन्स का दूसरे पौधे के एंथर के स्टिग्मा पर जो है पोलन ग्रेन्स का गिरना, यानी कि यहाँ पर दो पौधे मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगती है कि स्पीशीज सेम। एक पौधे के एंथर से दूसरे पौधे के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स का गिरना, इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और इसके पास हमारे पास एग्जाम्पल में एप्पल, ग्रास, पंपकिन्स और डैफोडिल्स शामिल है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए हमारे पास कुछ एजेंसीज मौजूद है, जिसमें विंड, वाटर, बीज, बर्ड्स और बैट्स और दूसरे एनिमल शामिल। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था अडेप्टेशंस को इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स और विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स में, जिसमें हमने उनका साइज, कलर, नेक्टर, फ्लोरल अरेंजमेंट, स्टेमन, स्टिग्मा, पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा को डिस्कस किया था, जो इन दोनों फ्लावर्स को जो है डिफरेंशिएट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को अगर हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ है सीड की डेफिनेशन। सीड क्या होता है? अगर इसकी डेफिनेशन पर गौर किया जाए, फर्टिलाइजेशन के बाद जब एंथर से पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो फीमेल गमीटोफाइट जाइगोट है वो एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है और उसका जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन फीमेल गमीटोफाइट जाइगोट develops into embryo and ripened ovule converts into seed. स्टूडेंट्स, जाइगोट जब बनता है तो उसमें माइटोसिस होती है और माइटोसिस होने के बाद जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था जो ओवरी है वो फ्रूट में चेंज होती है और ओव्यूल सीड में चेंज हो जाता है, और सीड के बनने पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो प्लांट ग्रुप है उसमें सीडेड और नॉन सीडेड दोनों प्लांट शामिल थे। सीडेड प्लांट एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म हमने पढ़ा था, और जो सीड है वो हेल्प करते हैं फ्लावरिंग प्लांट को स्प्रेड करने में, यानी कि उसकी एवोल्यूशन में। सीड जो है वो फ्लावरिंग प्लांट की जनरेशन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं सीडलेस प्लांट की निस्बत, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट जो है, जो सीडेड फ्लावरिंग प्लांट है, वो तेजी से ग्रो कर जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सीड के 3 पार्ट्स यहाँ पर मौजूद है, जिसमें पहला आता है एम्ब्रियो जो कि जाइगोट से बनता है, दूसरा है एंडोस्पर्म टिश्यू जो कि एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनता है, और तीसरा है सीड कोट जो कि ओव्यूल की वॉल से बनता है, जिसको हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं।
हम वन बाय वन डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सीड कोट को, जो कि ओव्यूल की वॉल से बनता है। ओव्यूल जो सीड में कन्वर्ट होता है, और सीड कोट यानी कि बीज का छिलका, ये उस ओव्यूल की वॉल से बनता है। डियर स्टूडेंट्स, ये सीड कोट थिन भी हो सकता है और थिक भी हो सकता है। ये पेपर थिन भी हो सकता है, यानी कि इंतहाई बारीक, जैसे कि पीनट, मूंगफली का छिलका। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा थिक भी हो सकता है, जैसे कि कोकोनट, नारियल का जो छिलका होता है। स्टूडेंट, सीड कोट का काम होता है एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना, एम्ब्रियो को किसी भी मैकेनिकल इंजरी या फिर उससे ड्राई होने से बचाना। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमने डिस्कस करना है सीड में, वो है हाइलम। ये एक ऐसा स्कार होता है सीड पर, ऐसा निशान होता है जहां पर सीड जो है वो ओवरी वॉल यानी कि फ्रूट के साथ अटैच होती है। यानी कि बीज जिस हिस्से से फल के साथ जुड़े होते हैं, उस हिस्से को हम हाइलम का नाम देते हैं। नेक्स्ट जो टर्म हमने डिस्कस करनी है वो है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, इट इज द ओपनिंग थ्रू विच पोलन ट्यूब एंटर ओव्यूल, यानी कि एक ऐसी ओपनिंग है जिसके जरिए पोलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल में एंटर होती है। ये हम डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़ चुके हैं कि पोलन ट्यूब जब बनती है तो वो ओव्यूल में एंटर होती है, और जिस सुराख के जरिए वो एंटर होती है उसे हम माइक्रोपाइल का नाम देते हैं। स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन के बाद यही सुराख, ये माइक्रोपाइल इस्तेमाल होता है, बीज इसे इस्तेमाल करते हैं पानी को जज़ब करने के लिए। ये अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है। तो स्टूडेंट, सीड कोट हमने डिस्कस कर लिया। अब जो सेकंड पार्ट है हमारे पास वो है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो एक इमेच्योर प्लांट को कहते हैं, यानी कि एक छोटा सा बेबी प्लांट, उसको हम एम्ब्रियो का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, इसके 3 पार्ट्स हैं, एक है रेडिकल, एक है प्लोम्यूल और एक है कोटिलिडन। जब भी एक पौधा डेवलप करता है तो सबसे पहले उसमें रूट्स बनती है, यानी कि जड़ें बनती हैं। तो एम्ब्रियो जब भी ग्रो करेगा तो उसका रेडिकल जो पार्ट होगा वो रूट्स बनाएगा, यानी कि वो रूट्स में चेंज हो जाएगा। इसके बाद जब रूट्स बन जाएगी तो उसका जो सेकंड पार्ट है प्लोम्यूल, वो चेंज हो जाएगा शूट में, यानी कि वो तना बना देगा। तना हम पौधे के उस हिस्से को कहते हैं जो जमीन से ऊपर होता है, और जड़ें जो होती है वो मिट्टी के अंदर यानी कि जमीन से नीचे होती है। थर्ड पार्ट जो है एम्ब्रियो का वो है कोटिलिडन। कोटिलिडन एम्ब्रियो के लीव्स होते हैं जो कि फूड का काम करते हैं। ये जो है फूड सोर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 3 पार्ट है एम्ब्रियो के, रेडिकल्स जो रूट में चेंज हो रहा है, प्लोम्यूल जो शूट बना रहा है, कोटिलिडन जो कि लीव्स है जो फूड सोर्स का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म्स आती हैं, एक है एपिकोटाइल और दूसरी है हाइपोकोटाइल। स्टूडेंट्स, एम्ब्रियोनिक स्टेम हम किसको कहते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेम जब भी एक पौधा बीज एक डेवलप करना शुरू करता है, जर्मिनेट होता है, तो रूट्स बनने के बाद उसकी जो शूट बनती है, यानी कि वो एक छोटा सा हिस्सा जो जमीन से ऊपर उगना शुरू करता है, हम उसे एम्ब्रियोनिक स्टेम का नाम देते हैं। तो एपिकोटाइल हम उसको कहेंगे जब एम्ब्रियोनिक स्टेम जो है वो कोटिलिडन से ऊपर होगी, उसको हम एपिकोटाइल का नाम देंगे। और अगर एम्ब्रियोनिक स्टेम जो है कोटिलिडन से नीचे होगी तो हम उसे हाइपोकोटाइल का नाम देंगे। स्टूडेंट्स, इसके अलावा सीड में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो है वो स्टोर होते हैं सीडलिंग के लिए।
फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी कि जिससे और न्यूट्रिएंट्स की मदद से जो एम्ब्रियो है वो ग्रो करता है। एंजियोस्पर्म में जो फूड है वो एंडोस्पर्म टिश्यू से ली जाती है। ये टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जिनमें ऑयल मौजूद होता है, स्टार्च और प्रोटीन शामिल होते हैं। इसके अलावा बहुत से बीज ऐसे हैं जो कि एंडोस्पर्म से फूड को जज़ब करते हैं और कोटिलिडन से भी उन्हें लेते हैं। ऐसे बीज फूड को जज़ब भी करते हैं और स्टोर भी करते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो है स्टोर जो बीज में होते हैं वो डिपेंड करते हैं वो किस तरह के पौधे के, कौन सा पौधा है, किस किस्म का पौधा है, उसी पौधे की निस्बत जो है वो न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सीड में एक डायग्राम आपको शो की गई है जिसमें आपको सीड कोट भी दिखाया गया है, प्लोम्यूल भी दिखाया गया है, रेडिकल, हाइलम और कोटिलिडन शो किए गए हैं। सीड कोट जो कि बीज का एक छिलका है, रेडिकल आपको नजर आ रहा होगा वो वाला पार्ट है जो कि रूट में चेंज होता है, प्लोम्यूल वो वाला हिस्सा जो नई शूट बनाता है, और हाइलम वो वाला निशान, वो स्कार जो कि बीज को फल के साथ जोड़ता है। और हमें यहाँ पे कोटिलिडन जो कि लीव्स हैं, जो कि फूड का सोर्स है, वो भी मेंशन किए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर था बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आपको सीड कोड की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, माइक्रोपाइल शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल भी आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो सीड है उसके जो 3 पार्ट्स हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, सीड की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सीड का लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसको अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।